औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आपको बताएं कि सियासी शतरंज में खेल अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। डॉलर का फ्री फॉल बदस्तूर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 304.45 रुपए पे बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल मंडला रहे हैं और 500 पॉइंट्स की कमी KSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड की गई। पूरी कौम बिजली के बिलों पर खून के आंसू रो रही है और वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा IMF हुक्काम के साथ ब्रीफिंग कर रही हैं और उन्होंने पूछा है वजीर खजाना से कि तफसीली रिपोर्ट दी जाए, रिलीफ बिजली में कहां से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, पैसे कहां से आएंगे। जबकि नेपरा ने 35 अरब रुपए का नया बिजली बम अवाम पर गिराने की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। आपको यह भी बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम भी तैयार कर लिया है। पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा होने जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पे। सोने पर सुहागा, गैस के बिलों में भी 60% इजाफे की तवक्को की जा रही है। ऐसे में हर पाकिस्तानी की एक ही पुकार है, जाएं तो जाएं कहां। जाने से याद आया, ऑस्ट्रेलिया में आज तारीख में पहली बार दुनिया की एक जिंदा 8 सेंटीमीटर का कीड़ा दिमाग से निकाला गया, एक औरत के दिमाग से निकाला गया। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ ये खबर सुनने के बाद कि पाकिस्तानियों के अंदर से कितने और किस किस्म के कीड़े निकलेंगे, क्योंकि रानीपुर में फातिमा केस में मुल्जिम असद शाह के 4 सहूलतकारों को रिहाई का परवाना मिल गया है। जब तक ऐसे लोगों को सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, कटहरे में नहीं लाया जाएगा, पाकिस्तानियों के लिए हालात नहीं बदलेंगे। एक अहम खबर यह भी आ रही है कि सियासी मैदान में आज इलेक्शन कमीशन ने ANP को वाज़ेह कर दिया है कि आम इंतखाबात जनवरी फरवरी में ही होंगे। पीपल्स पार्टी का बदस्तूर यह मुतालबा जारी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, जानते बूझते हुए भी कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है जब CCI में आपने फैसला कर लिया। एक बड़ी खबर यह भी है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी 4-6 घंटों के लिए, और उसके बाद भारत भी जाएंगे। क्या फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी? वेल, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जिस तरह मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब की जानिब से उनकी जानिब से जमानत मिली थी और फिर जमानत पे रिहाई दी गई थी, क्या चेयरमैन PTI भी उनकी भी किस्मत खुलेगी इस दौरे से या नहीं? क्योंकि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी मुख्तलिफ सफीरों से मुलाकातें कर रही हैं, लॉबिंग का सिलसिला जारी है। यानी रिहाई के लिए लॉबिंग जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस में सजा मौतली के बावजूद साइफर गुमशुदगी केस में उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन PTI को उनको रिहाई नहीं मिल सकी है। आज अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है। चेयरमैन PTI के वकील ने इस केस को सियासी इंतकाम करार दिया। दूसरी जानिब मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत 16 सितंबर को खत्म हो रही है। मुल्क में चीफ जस्टिस की तब्दीली क्या चेयरमैन PTI के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आएगी या नहीं? आने वाले दिनों में सियासी शतरंज में कौन सी चालें चली जाएंगी और ऊंट किस करवट बैठेगा? लेट्स सी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शोएब शाहीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे हुजूर ये होगा, आजकल हम देख रहे हैं कि अदलिया के ऊपर बड़े हमले किए जा रहे हैं। मैंने आपसे साइफर का केस तफसीलन डिस्कस करना है, लेकिन बिफोर दैट सर मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि हमारे ऑनरेबल जजेस जज बनने से पहले वकील होते हैं और वकीलों की सियासी वाबस्तगियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब वो जज बनते हैं तो क्या अपनी सियासी वाबस्तगी खत्म कर देते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम जिस तरीके से जजेस लगाते हैं वो तरीकेकार सही नहीं है, उसको चेंज करें। आप क्या कहेंगे शोएब साहब? देखें, बड़ी अहम बात की है आपने। खा वो जजेस किसी सियासी पार्टी से हों या, लेकिन जब जो जजेस इंटेग्रिटी वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जब वो ओथ ले लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये एक मुकद्दस फरीज़ा है, अल्लाह की नायब के तौर पर अल्लाह की दी हुई कुर्सी के ऊपर वो बैठे होते हैं। मुनसिफ अल्लाह की ज़ात है और जवाबदेही भी अल्लाह के सामने उनकी होती है। जब इस तरह के जजेस फैसले करते हैं ना, तो वो पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उनका एहतराम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहना कि जजेस सिर्फ इस वजह से कि वो डिवाइडेड होते हैं, वो अपनी जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं छोड़ते, ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो जजेस
कंप्रोमाइज्ड होते हैं, जो जजेस डिक्टेटर्स के सामने झुक जाते हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम नहीं करते, उनके ऊपर फिर उंगलियां भी उठती हैं, उनके ऊपर सवालात भी आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सर सर प्रोसेस ऑफ सर सर सिलेक्शन, सर 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 प्रोसेस सर ऑफ सॉरी टू इंटरप्ट में सर, शुएब साहब चेंज होने सॉरी टू की इंटरप्ट जरूरत है। शुएब साहब। अब लेकिन हमारे यहाँ तो जजेस के घरों से कमसिन बच्चों की तशद्दुद ज़दा बॉडीज आती हैं और फिर रिजवाना केस हमारे सामने आता है और फिर उनको इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया खड़ा होता है, क्योंकि जज की बीवी ने मारा था तो उनको इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों में अल्लाह का खौफ कहाँ होगा? सर अब ये बताइए, आपका ये कहना है कि साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया गया था, इसलिए ये प्रोसिक्यूशन गैर आईनी है, गैर कानूनी है। क्या अब मुझे समझाना चाहेंगे कि आप कि कैसे गैर आईनी है, कैसे गैर कानूनी है? पहली बात तो ये कि साइफर अब डी क्लासीफाई हुआ विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, नंबर 1। ठीक इसलिए उसके ऊपर इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जो कि एफआईए ने दर्ज की है। ठीक नंबर 2, ये कैबिनेट का डिसीजन है। नंबर 2, ये जो कुछ गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है, वो ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा जाने के बाद उसमें मार्च दिया जा चुका है टू दी यूएस एम्बेसडर, और उसके फैसले और उसके मिनट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। कैबिनेट के 3 दफा मीटिंग्स हुई हैं। आखिरी मीटिंग जो आखिरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर असद मजीद को तलब करके उसके कंटेंट्स के बारे में पूछा गया, और पिछले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स थे उनके बारे में उसको डिस्कस किया गया और उसको कोऑपरेट करके उसको अप्रूव किया गया। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके शहबाज शरीफ के अल्फाज थे कि उस साइफर के अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है, इस पे मैं एक इंडिपेंडेंट कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा। ठीक जबकि उसकी कमीशन और इंक्वायरी कमेटी उन्होंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो खुद साजिश में मुलव्वस थे। और नेक्स्ट ये है कि जब कोई आपके मुल्क की सलामती को खतरा हो, मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा हो, खा वो इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है। ठीक और प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि अपने अवाम और कौम और मुल्क को वो जो एक्सटर्नल थ्रेट हो, खा वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो या एक्चुअल फिजिकल अटैक हो, दोनों सूरतों में वो कौम को एतमाद में लें और उसके बारे में फैसला करें। ये एफआईए को ये अख्तियार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के फैसलों को ऊपर वो कहे राइट कि ये चीज इलीगल है और ये चीज इलीगल नहीं है। आइन का आर्टिकल 90, 91 और आर्टिकल 248 स्पेशली वो एम्पावर करता है और एग्जेम्पशन देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स को कि वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड फंक्शंस ठीक उनको कोई कोर्ट भी नहीं पूछ सकती, चाहे कि उनको कहें कि आपने इस पे ये लीगल काम किया है या लीगल काम किया है। और इसके अंदर आज भी मैंने इस मौजू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी तफसील के साथ। इस मौजू के ऊपर जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, इसको बाद में तफसील में मैं बताऊंगा। ठीक और फिर जो असल में एफआईआर इटसेल्फ है वो फैक्ट्स के भी अगेंस्ट है ठीक और स्पेशली शुएब साहब, इंटरसेप्शन। शुएब साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, आइन तो ये भी कहता है कि हर शहरी की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, वो तो मिलता नहीं है। आप बड़े बड़े आइन की निकात गिना रहे होते हैं, आइन पर अमल दरामद कितना होता है हम सब जानते हैं। अब ये बताइए कि चेयरमैन पीटीआई ने ये बताइए कि कहा है कि साइफर गुम हो चुका है, 2 दफा उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है। अगर किसी साबिक वजीर आजम से इस तरह साइफर गुम हो जाए तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या सजा बनती है हुजूर? कमाल की बात है कि क्या प्राइम मिनिस्टर एक रिकॉर्ड कीपर होता है? कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड एक प्राइम मिनिस्टर होता है? कमाल की बात करते हैं जो लोग भी करते हैं। भाई वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का अमला रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो गुम हुआ है, गुम हो ही नहीं सकता, वहीं अवेलेबल होगा। और वो साइफर के बारे में राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठा लो। साइफर एक कोडेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एक ही होता है, वो आप किसी को भेज ही नहीं सकते हैं। और उसके अनकोड करके उसके ब्रीफ सिर्फ नोट्स भेजे जाते हैं, और उसके बारे में भी वो भी कस्टोडियन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी, और वहां वो चीजें होती हैं थ्रू सर पर ये वाला साइफर तो हुजूर ये वाला साइफर तो डिक्लासिफाई हो चुका था और वजीर आजम इसको घर भी ले गए थे, घर भी नहीं ले जाना चाहिए था। ना तो वो घर लेकर गए, ना उसको डिक्लासिफाई जरूर हुआ, लेकिन घर में
ना लेकर गए, ना उन्होंने उसके ऊपर किसी किस्म का वो अपनी वो लेकर साथ गए हैं, ना वो लेके जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ली जाने वाली कोई भी डाक, वो जिम्मेदारी होती है स्टाफ की, उसको सेफ वो सर सिक्योर में आजम खान रखे। साहब का बयान आया था ना कि मैंने उनको दे दिया था और वो घर ले गए थे। आजम खान साहब के बयान को आप 34 दिन आप एक बंदे को इलीगल कंफाइनमेंट में रखें ना, उनको कहें कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं हाथी बन चुका हूं, तो वो भी वो स्टेटमेंट दे देंगे। उनकी स्टेटमेंट की क्या लीगल हैसियत है? तो इस तरह की कोई गुफ्तगू करना ही इटसेल्फ मैं समझता हूं कि ये सर गैर सर कानूनी और चेयरमैन गैर अमली पीटीआई है। को भी काफी वक्त कंफाइनमेंट में रख लिया है, पर वो तो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। भाई चेयरमैन पीटीआई को तो जेल में रखा हुआ है ना, सर उसको अगवा तो नहीं किया हुआ। अच्छा जिसको ये अगवा करके ले जाएंगे किस कैफियत में रखा है आपको, मुझे तो नहीं पता। सर वक्त की कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल मेरे अगवा पास थे ना बहुत हैं। शुएब 34 साहब, दिन के लिए, शुएब साहब ये 34 बताइए, दिन के लिए वो अगवा थे ना। शुएब साहब ये बताइए कि अजहर सिद्दीक साहब ने गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई 40 दिन कैद में गुजारेंगे, 41वें दिन बाहर आ जाएंगे। आज आपके चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों को 2 हफ्ते के लिए रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको क्या लगता है कब रिहाई मिलेगी? मैं तो अजहर सिद्दीक साहब की तरह नजूमी तो हो नहीं कि मैं आपको कोई डेड लाइन दे दूं, लेकिन मैं होपफुल हूं इसलिए कि इसमें 2 तारीख को 2 सितंबर को बेल फिक्स हो गई है। और देखें, ये 2 दिन रखें, 4 दिन रखें, 10 दिन रखें, 2 महीने रखें, 6 महीने रखें, भाई सिंपल बात है। आज वो रूहानी तौर पर कुरान मजीद दोबारा पढ़ने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, जितनी अल्लाह ने उनको स्ट्रेंथ दी है, वो तूफान के साथ खड़े हैं, तूफान की तरह और चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। उनको ये सर उनकी शरीक हयात बड़ी लॉबिंग कर रही हैं, बुशरा बीबी साहिबा, और डिप्लोमेट से, सफ़ीरों से मुलाकातें हो रही हैं। और हम जानते हैं सऊदी अरब के वली अहद साहब भी, बताया जा रहा है, तवक्को है कि वो 10 तारीख को आएंगे 4-6 घंटे के लिए। तो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है इस हवाले से कि किससे मुलाकातें, क्यों मुलाकातें, क्या टारगेट्स थे? पहली बात तो आपको एक मैसेज दे दूं कि ना तो वो मुल्क छोड़ के जाएंगे, ना वो सुरूर पैलेस में जाएंगे, ना दुबई भागेंगे, ना लंदन भागेंगे, ना वो बीमार पड़ के, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको जिंदगी हयात दे कि वो जाकर अस्पतालों में पड़े होंगे। वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उस वक्त तक अटक में ही अल्लाह ने रहेंगे? रूहानियत के उस वक्त जरिए तक उनको अटक में ही इतनी रहेंगे स्ट्रेंथ दे हुजूर? दी है। जी उस वक्त जी तक जी, अटक में ही रहेंगे? अटक में हैं, जहां रखेंगे हम रह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई के सीनियर वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, अदल का निज़ाम है और यकीनन सबको बराबर हुकूक मिलने चाहिए। आइन अगर कहता है कि हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो वो भी करना चाहिए। कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद जो अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, क्या हासिल करना चाहते हैं हमलों से। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क के सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल का हल आजकल हर पाकिस्तानी अदालतों में ढूंढ रहा है। और अदालतों के अंदर हम जानते हैं 22 लाख केसेस पेंडिंग है। लेकिन अदालतों में जो मुअज़्ज़िज़ जज हजरात के साथ सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो भी हैरान कुन है। एक ज़माना था कि जब अदलिया के ऊपर कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट दिया करता था तो फ़ौरन से तौहीन अदालत का नोटिस सामने आता था। लेकिन आजकल के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि तौहीन अदालत का नोटिस हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया भूल सी गई है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब राजा खालिद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आजकल हम जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हुजूर चल रहा है, नून लीग की तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ है, पीटीआई की तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तरफ है। और जिस तरीके की गुफ्तगू हो रही है अदलिया के बारे में, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यहाँ तक बात की जा रही है कि जो प्रोसीजर अपनाया जाता है किसी जज को लगाने के लिए वो भी सही नहीं है, उसका तयन भी दोबारा देखना होगा। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अदलिया के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? और ये हमेशा से होता आया है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी सियासतदान हैं वो तारीख चौधरी इफ्तिखार साहब से शुरू करते हैं और फिर वो साकिब निसार पे आके ख़त्म होते हैं कि उनके फैसलों ने मुल्क को, कौम को तबाह किया। आप क्या कहेंगे खालिद महमूद साहब? जी, ये जो आखिरी बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है। 100% में इससे मुत्फिक हूँ कि साकिब निसार साहब के दौर में जो फैसले हुए या साकिब निसार साहब के दौर में जो अदलिया ज़बूहाली का शिकार हुई, गिरावट का शिकार हुई, जिस हद तक अदलिया जलील हुई, मैं समझता हूँ
ये तारीख का हिस्सा रहेंगे। जलील तो साकिब आज भी निसार हो रही है सर, आपने ये वर्ड यूज किया, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये तो आज भी यही सूरत हाल है। जी, मैं उसी तरफ आता हूँ कि देखिए, मैं आज भी जो चीफ जस्टिस साहब है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक जस्टिस मुनीर थे, 2 फैसले थे उनके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे, उससे हट के कार्नेलियस भी थे, जस्टिस कार्नेलियस, फिर जस्टिस शफीउर रहमान भी थे, जस्टिस अनवारुल हक भी थे और जस्टिस साकिब निसार भी थे। आप जस्टिस शफीउर रहमान भी थे। यानी अगर अच्छाई की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए, रिफॉर्म्स की तरफ जाए, वाकई इंसाफ की तरफ जाए, तो जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस शफीउर रहमान बहुत बड़े नाम थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। उनके साथ ये लोग अपना नाम लिखवाना चाहेंगे या जस्टिस मुनीर के साथ और जस्टिस साकिब निसार के साथ अपना नाम लिखवाना चाहेंगे? राजा साहब, ये आपने पहले कहा कि हमारे चीफ जस्टिस माजी में ऐसे गुजरे हैं जिनके किरदार से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अगर जी, जी। ये बात आप कह रहे हैं तो यकीनन फिर सवाल तो उठेगा ना, लोग पूछेंगे ना कि अगर आज भी गलत फैसले हो रहे हैं तो क्या खामोशी से उनको देखना चाहिए कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, माजी में भी हो चुका है, मुस्तकबिल में भी होने दो, चुप करके तमाशा देखो, या फिर आवाज उठाओ, शोर मचाओ अपने हक के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए? क्या आपको लगता है कि हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए आज के दौर में? अच्छा, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस तरह से मलून किया गया, जिस तरह से उन्हें उनके खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह से उन्हें रिडिक्यूल किया गया, वो आपके सामने है। कहानी अब ये है कि ये सबके साथ हो मैं रहा है ना। आप देखिए जस्टिस दिलावर के साथ क्या हुआ, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। आप देख लीजिए पानामा में नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने फैसला दिया उनके साथ क्या हुआ। आप देख लीजिए अब जो साइफर केस सुन रहे हैं जस्टिस हसनात जुल्करनैन साहब, उनके लिए सोशल मीडिया पर मैसेजेस चलना शुरू हो गए हैं कि जी ये मसला है, ये मसला है, ये बैकग्राउंड है। जजेस को सही तरह स्क्रूटनी करके उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये जजेस तो पहले वकील होते हैं, वकीलों की सियासी एफिलिएशन होती है। जब ये पावर में आएंगे तो कोई ना कोई बैकग्राउंड सियासत से मिलता होगा ना हुजूर। के जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को और उसके चेयरमैन को 36 केसेस में रिलीफ दिया और बहुत सारे केसेस हैं, मैं समझता हूं कि जिनमें गैर मामूली रिलीफ दिया गया। 2 दफा प्रोटेक्टिव बेल दी गई, जबकि 2 दफा प्रोटेक्टिव बेल का तस्वर तक नहीं है। उसके अलावा तोशाखाना केस को 1.5 माह तक उन्होंने स्टे किया। अब इनकी तो उन्होंने विद इन 25 डेज जो सस्पेंशन की पिटीशन थी अंडर सेक्शन 426 वो मंजूर कर ली, जबकि कैप्टन सफदर अरेस्ट हुए, 1 साल की सजा थी, इन्हें 3 साल की सजा थी, उन्हें 1 साल की सजा थी, तो वो 3 माह के बाद सस्पेंड हुई। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता है बाजुकात कई केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, कुछ में टाइम लग जाता है, लेकिन मैं उसके बावजूद ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने जब सोमवार वाले दिन वो जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से जिस तरह की तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई थी, उस सब कुछ के बावजूद जब मंडे वाले दिन केस की समाअत हुई तो उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, बड़ी ग्रेस का मुज़ाहरा किया। मैं ज़ाती तौर पे मेरी बिल्कुल फ़र्म ओपिनियन है इस हवाले से। मैं 9 साल तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मैंने उस कोर्ट में काम किया, मैंने जान तो अल्लाह ताला के हज़ूर देनी है। मैंने किसी की कब्र में नहीं जाना और ना ही मेरा उनके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक है कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक। नाजायज तौर पर डिफेंड करूं, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट जज इन पाकिस्तान। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के जी, हुमायूं दिलावर साहब को, उससे पहले अजहर इकबाल साहब को, जेबा चौधरी को, अनफॉर्चुनेटली, यानी ये मैं समझता हूँ बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ की भी और उनके चेयरमैन साहब जिन्होंने उस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, इंसाफ के अलमबरदार बने। उस पार्टी के जज जब भी चेयरमैन साहब को किसी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता या उसे एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जाती है उनके केस को, तो वो चाहे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उन्हें जो गाली गलौज की गई जेबा चौधरी के साथ जैसे किया गया, फिर अजहर इकबाल के साथ जैसे किया गया, फिर हुमायूं दिलावर की कोर्ट में खुद बैठे हुए थे चेयरमैन साहब, तो वहां पे उनके वुकला ने बुरी तरह से उन्हें अब्यूज किया। सर लेकिन मुझे उस ये बताएं, आज के दौर में कौन है जिसको अब्यूज नहीं किया जाता, कौन है जिसके ऊपर गाली गलौज नहीं की जाती? सब पे तो गाली गलौज की जा रही है। जी, जी, सबको गाली गलौज की जा रही है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है और मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट्स हैं,
जिनके खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, शायद कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना दी जो गई। अदलिया अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकती हुजूर, वो पाकिस्तानियों को कैसे इंसाफ देगी? जो 22 लाख केसेस पेंडिंग है उनके साथ कैसे इंसाफ होगा? ये जबरदस्त बात आप कर रहे हैं वाकई, कि जो 22 करोड़ अवाम है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इस वक्त वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई के हाथों, इंसाफ ना होने के हाथों, और कानून सबके लिए बराबर ना होने की वजह से वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 50,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरी एक अपील है, मैं मिसाल देता हूँ और ये सच्ची बात है, 2017 से को फाइल की थी, आज 2023 तकरीबन एंड को लगने लगा है, सिर्फ 4 माह रह गए, तो आज तक उस पे पहली भी समाअत नहीं हो सकी, एक पेशी भी नहीं हो सकी, लोग रोते पीटते हैं। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने एक बात मेरी अग्री की, उन्होंने भी माना मेरे इस मौकिफ को कि जो अदलिया अपना दिफा नहीं कर पा रही वो अवाम के लिए क्या कर पाएगी? क्या अदल इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल। निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ होंगे, हम आप भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। इस शतरंज के खेल में हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब जिक्र होता है आसिफ अली जरदारी साहब का तो उन्हें कहा जाता है मुफाहिमत के बेताज बादशाह। जब जिक्र होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो उन्हें कहा जाता है नौजवान लीडर। लेकिन हम जानते हैं कि अब बहुत सारे हल्के, बहुत सारी चहमगोइयां कर रहे हैं, बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल? डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, निसार अहमद खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खोड़ो साहब, जो आजकल सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, जो आप कहते हैं ना कि वो चहमगोइयां शुरू हो गई हैं, खबरें ये आ रही हैं कि कोई ड्राई क्लीनिंग का वक्त शुरू हो गया है, जो बुरे एलिमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी में उन्हें साफ किया जाएगा, रोमांस खत्म हो गया है और आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। आप क्या कहेंगे हुजूर? पीपल्स पार्टी ने क्या मुश्किल हालात में मर्दाना वार मुकाबला करके अपनी हैसियत नहीं मनवाई? पहले बिल्कुल मनवाई, जियाउल के खिलाफ मनवाई, मुशर्रफ के खिलाफ मनवाई, और दूसरी जो मुखालिफ कभी आई हैं, मुकाबला हमने किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। यानी सर आप कंफर्म कर रहे हैं कि मुकाबले का वक्त आ गया है? देखो, कोई ना कोई जमात तो मुकाबला करेगी ना, कोई ना कोई जमातें तो होंगी जो हमारे मुकाबले में आएंगी। तो सर आप भी पीटीआई की तरह मुकाबला करेंगे? आपका अंदाज अलग है हुजूर। हम पीटीआई से बहुत पुराने हैं। पीटीआई नातजुर्बेकार पार्टी रही 2013 से 18 और 18 से 23 तक। हमने सियासत में 55 साल लगाए हैं और हमारी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए। हम आइन की बहाली और अपने नुकसानात को भी ताकत में तब्दील करने के उसूल पर कामद आगे रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि जी हम नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। हम ये नहीं कहते कि जी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है तो जाओ हमला करो। हम अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हैं। कोर्टों की बात है तो कोर्टों के सामने भी चलते रहते हैं, बैठते हैं और केस लड़ते हैं। राइट सर। सर, मुकाबले में आपको लगता है कि फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर खून बहाना पड़ेगा ताकि मुकाबला सही हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है? सर जी, मैं क्यों चाहूंगा कि किसी का खून बहे? हालात क्या नजर आ रहे हैं हुजूर? नहीं, हौसला तो दूसरों को होना चाहिए ना कि खून बहा न करें, खून न बहाने की कोशिश करें, फसाद फितना न करें, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए जो पाकिस्तान का मसला रहा है। हमने इसलिए सारी ये कोशिशें की थी कि 5-5 साल अगर मिल जाते हैं असेंबलियों को तो एक ठहराव की पैदा होगी, माहौल पैदा होगा।
तो ठहराव से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से आदमी सोच समझ कर वोट देने के अहल होता है, परफॉर्मेंस देखता है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से सबके सामने बात पड़ी है। पर हुजूर हुजूर सॉरी टू इंटरप्ट, पर जो माहौल इस वक्त है खोड़ो साहब, आपके लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि वो एयरपोर्ट से ना निकलें। मुकेश कुमार चावला साहब के साथ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर ये भरी पड़ी हैं खबरें कि अरबों रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं। ऑफ कोर्स इस बात की कोई तस्दीक करेगा नहीं, पर बताया जा रहा है अमाउंट बहुत बड़ा उनके घर से निकला है। तो यकीनन देखिए आपको अंदाजा है कि आने क्या वाला है। बात सुने, ईसीएल में नाम किसके डाले गए हैं वो अभी उसकी अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई। जी हाँ, ये मैं समझता हूँ हेयर से है। मुकेश कुमार चावला साहब के लिए नैब का कॉल अप नोटिस जरूर आया है, छापा डला। जो अखबार में मैंने पढ़ा, क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी कोई सबूत नहीं मिली। वैसे भी मुकेश कुमार चावला साहब रिजर्व सीट पे मेंबर रहे थे और उनको वजारत भी मिली थी 15 साल। हम जनरल, हाँ कोई बात नहीं, 15 साल मिले तो क्यों नहीं मिल सकते। इसमें तो कोई कबात नहीं है कि जी 15 साल क्यों वजारत मिली, ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन बात है कि हम तो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, लोगों की बात कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह हमें कामयाबी पर हासिल हुजूर होगी। आज तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। एएनपी के साथ ही मुलाकात हुई है, तो यानी 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे हुजूर? व्हाट विल बी योर लाए अमल? जब ज़ियाउल ने कहा था कि जी कौम इसके अहल नहीं है कि जी वोट दे और मुल्क की मसले मुल्क की फैसले करे, मुशर्रफ ने भी कुछ इसी तरह से कहा था। उसमें आइन भी है, आइन को मुअत्तल नहीं किया गया। आइन अगर है तो फिर हमारी जदोजहद भी आइन के लिए रहेगी, जो आइन में लिखा हुआ उसके लिए जदोजहद करेंगे। कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दी ना। जब आपको पता है कि पाकिस्तान की नशिस्तें बढ़ नहीं रही, किसी सूबे की नशिस्तें नहीं बढ़ रही, हल्का बंदियां होती हैं पॉपुलेशन के बुनियाद पर, इलेक्शन होता है वोटर्स की बुनियाद पर। वोटर्स हमेशा कम होते हैं पॉपुलेशन से, और अगर इसमें अगर वोटर्स की बुनियाद है तो फिर ये डिलिमिटेशन करने की इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। जब नशिस्तें बढ़ी नहीं रही, सर डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं थी तो फिर आपके चीफ मिनिस्टर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्यों कहा कि हाँ मैं इसके हक में हूं? देखें, हमने कहा था मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल न करें। 2018 में मर्दमशुमारी कंट्रोवर्शियल थी, उसमें लीडर साहबान बैठे थे, उन्होंने कहा था हम जी वन टाइम लीव देते हैं इस आरजी लिस्ट को कि वन टाइम इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2018 में इलेक्शन होनी थी, और वो कंट्रोवर्सी रही। कंट्रोवर्सी रहने के बाद इमरान खान ने कहा कि चलो जी हम 5 साल के बाद डिजिटल मर्दमशुमारी कराएंगे, जबकि वो 10 साल के बाद होनी थी। इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल होने से बचाया, और हमें कहा गया कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर मुद्दत में होंगे। और वो कहा किसने? वजीर आजम ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मुकर्रर मुद्दत में होंगे। तो फिर में हम ये कह सकते हैं कि 90 दिन को भूल क्यों रहे हो? और अगर आपने मर्दमशुमारी के बुनियाद पर हल्का बंदी करनी भी है तो ज्यादा निशेषता तो चेंज हो नहीं रही, तो फिर ये 4 महीने क्यों? आप स्क्वीज करो अपने टाइम टेबल को। ठीक सर। सर एक सवाल आपसे मुआशी हालात के ऊपर पूछना चाहूंगा। आज आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली सिंध हुकूमत की मेहनत और काविशों के बदौलत सिंध पैदा कर रहा है, जिसमें उन्होंने थरकोल का जिक्र किया जहाँ 2660 मेगावाट है। उसी कोयले से पोर्ट कासिम पर भी 1320 मेगावाट पैदा हो रही है बिजली। लकी सीमेंट भी 1320 मेगावाट पैदा कर रही है बिजली। ये भी बताया कि हम विंड मिल हवा से भी बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन हुजूर फिर क्या वजह है कि नेपरा आज भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 30-35 अरब का बोझ मजीद डालने जा रहा है सार्फिन के ऊपर। बिजली के बिलों ने अवाम की जिंदगी हराम कर दी, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी अवाम के लिए कोई आवाज उठाएगी, या फिर वो समझती है कि उनका हाथ है इसके पीछे इसलिए चुप रहना या अक्लमंदी है? एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का कल का इशू नहीं है। ये आप भी तो 50 साल पुरानी पार्टी है ना सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। मैं अर्ज करूं, अगर शर्जील मेमन साहब ने कहा कि हम कोयला दरियाफ्त कर चुके, उससे बिजली बना चुके, तो वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर विंड पावर हमने लगाया है तो वो झूठ नहीं बोल रहा। फायदा किसी को नहीं हुआ सर उससे, फायदा किसी को नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं ना सर, अर्ज करूं।
ये जो कोयले की जो बिजली जाती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। जो पावर प्लांट लगते हैं, जैसे जामशोरे में पावर प्लांट लगा, उसकी बिजली सीधी कराची को पहुंची। ठीक। विंड पावर की भी नेशनल ग्रिड में बिजली जाती है। ठीक। कैनेप 2 कैनेप सोलर 3 जो लग रहे हैं, उस सोलर जो हाउस डोमेस्टिक यूज के लिए सोलर लग रहे हैं, उसकी भी बिजली वापदा में जाती है। कराची में 2200 मेगावाट न्यूक्लियर पैदा हो रही है, वो भी सर एनटीडीसी में जाती है। मैं अब तो वो तो भूल गए ना, वो तो आप सब भूल गए ना कि कानून क्या करता था, क्या करता है। ये हम अपना एफर्ट जरूर किए हुए हैं कि जी बिजली का बुरान कम हो, और हुजूर बिजली का बुरान नहीं है। ठीक, फिर क्या है हुजूर? 25,000 मेगावाट की हमारी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। सर तेल के पैसे नहीं है, गैस के पैसे नहीं है, ईरान सस्ता तेल सस्ते गैस दे रहा है, वो नहीं ले रहे हम। देखिए मैं सर, सर। फर्नेस ऑयल बाहर से मंगाया जाता है। सर सेनेट की स्टैंडिंग दूसरा कमेटी ये कहती कि है कि नॉन नेपरा, पेमेंट। सर कल सैफुल्लाह अबड़ो साहब आए हुए थे, वो कहते हैं नेपरा को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है, नेपरा का चेयरमैन कहता है कि मैं जवाबदेह हूं ही नहीं स्टैंडिंग कमेटी को, और वो कहते हैं कि एक बदमाश का किरदार अदा कर रहे हैं, एक बादशाह का किरदार अदा कर रहा है नेपरा, और कोई पूछने वाला नहीं है। सर आप 50 साल पुरानी पार्टी हैं, आप लोगों ने क्या किया 50 सालों में? इतनी बार पावर में रहे, इतनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा आराम, हुक्म। थोड़ा लेकिन सा आप मेरे आराम सवाल से। का जवाब देना हुजूर, क्या फायदा हुआ देखिए पाकिस्तान को? बात सुने, जब भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसने कोशिश की है कि जी इमीडिएट रिलीफ हो, मिड टर्म पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। कोयला हो गया लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये मिड टर्म पे है पावर प्लांट। जो हमने आईपीपीस लगाए, वो भी हमने इसी वजह से उन्हीं किया था कि आईपीपीस को माफिया कहा जा रहा है सर आज, जो आपने लगाए। देखें, जब नहीं थे तो बोरान की बात हो रही थी। जब आईपीपी से नेगोशिएशन की बात हुई तो हमने उठते हुए की नेगोशिएशन, लेकिन उसके बाद फिर भी और भी हुकूमतें आई, लेकिन आईपीपी से वो सेटल नहीं कर सके। आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट शायद मैं समझता हूँ 2025-26 में खत्म होगा या 27 में खत्म होगा अपनी जगह पे, लेकिन एक एफर्ट था कि जी बिजली के बुरान पर काबू पाया जा सके। महंगी जरूर बात हुई है और हमें अफसोस है कि महंगा हुआ है। इस निगरान हुकूमत को भी हम तवक्को कर रहे थे कि वो इस तरह की बात नहीं करेगी, लेकिन उनको भी करना पड़ा, क्योंकि आईएमएफ से आपने कर्जा लिया हुआ है। और कर्जा क्यों लिया हुआ है कि आज आपका मुल्क जो था डिफॉल्ट के सिवा तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। 2 महीने बाद फिर से यही बातें शुरू हो जाएंगी सर, डिफॉल्ट। हाँ तो उसको छोड़े ना सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आईएमएफ के पास गए भी तो इस डिफॉल्ट की वजह से। आईएमएफ जब पैसा देती है तो कुछ कंडीशंस भी लगाती है, कंडीशन को मानना पड़ेगा तो वो कुछ मिलेगा। अब इस सिलसिले में मर गए हम मर गए। बाकी बात यह है कि अवाम को मुकाबले करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनकम बढ़ा दो, या तो जैसे काश्तकारों के लिए आपने अनाज की रकम को कुछ बढ़ाया है तो थोड़े से सस्टेनेबल हो गए हैं। ठीक सर। अगर आपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई है तो 25,000 से 35 या 32,000 कर दी है। अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो उसे 25,000 रुपए दे दिए। इस तरह की आप एफर्ट करके या तो उनकी इनकम बढ़ाओ। खोड़ो साहब, हकीकत ही है सर, ये भी मैटर ऑफ द फैक्ट है कि आज जब बिजली के बिलों में निगरान हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है तो उनको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ रही है। आईएमएफ को बताना पड़ रहा है कि अगर यहाँ से रिलीफ देंगे तो हम कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि सर्कुलर डेट 4,000 अरब क्रॉस कर चुका है। मैं भी यही खोड़ो साहब मेरा सवाल प्लीज कम टू माई क्वेश्चन। मैं हाथ जोड़ के आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। ईरान आपको सस्ती गैस जो अब 60% महंगी होने वाली है, सस्ता पेट्रोल जो मजीद 10-15 रुपए बढ़ने वाला है फी लीटर, सस्ती बिजली, यानी कि इतनी सस्ती कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अमेरिका का दिल तोड़ा तो आईएमएफ नाराज हो जाएगा। सर आईएमएफ की मानने में अवाम का कीमा निकल गया है, और जो हमारी मदद करना चाहता है हमारा पड़ोसी मुल्क, उसका हाथ पकड़ने को हम तैयार नहीं है। सर जी, आप समझ लें इस चीज को कि पाकिस्तान इस दुनिया में रहता है। ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो था वो 2008 की हुकूमत के दौरान हुआ था। बिजली का या पेट्रोल का जो भी सिलसिला है, ये पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको लीड किया था सर। खटाई में पड़ गया, कुछ नहीं आया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। 2008 की बात कर रहा हूँ ना, 2008 की बात कर रहा हूँ ना। 2008 से 13 में जो हुकूमत आई थी उसने ये गैस पाइपलाइन की बात का एग्रीमेंट किया था, या जो कुछ भी किया था, काम नहीं हो सका। हमारे बाद जो दूसरी हुकूमत आई उसने भी काम नहीं किया। हमारे बाद जो तीसरी हुकूमत आई इमरान खान की, तो उसने भी काम नहीं किया। सर इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी जब 5वीं बार हुकूमत आएगी तो काम होगा? सर हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे पहले
इमरान खान ने क्या कहा, मैं जी रूस गया था और गंदम लेना चाहता था इसलिए मुझे निकाला गया। तो यूक्रेन से गंदम भी आ गई, हमने वो भी कर दिया। हमने और भी कुछ किया, जो उसके जो झूठ बोल रहे थे उसको हमने एक्सपोज भी कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत है कमजोर, उसको ये सारी चीजें प्रेशर्स भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और इनिशिएटिव भी लेने पड़ रहे हैं। राइट सर। अब इनिशिएटिव में एक गैस पाइपलाइन ईरान की है, और हमारी अगर फॉरेन मिनिस्ट्री और ज्यादा बेहतर अल्लाह करेगा हो जाएगी, आमीन, हो आमीन। सकता है हम इस काबिल हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच निसार खोड़ो साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी अभी पीटीएम की हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, ये भी प्रोजेक्ट शुरू किया था 2.5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करने के लिए, और हालत अब ये आ पहुंची है कि अब पाकिस्तान में चीनी का काल पड़ गया है, चीनी इंपोर्ट करने की बात हो रही है। पहले अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, फिर महंगे दामों इंपोर्ट करो। ये कौन सी पॉलिसी है? हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी पैदा करते जब हम अपने पैरों पर खड़े हो सके? क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, फिर 2-3 महीनों की बात होगी, हर चैनल पे डिफॉल्ट के नारे होंगे और IMF की तरफ देख रहे होंगे कि फिर से 1-1.5 अरब डॉलर की हमें भीख मिल जाए, हमारा मुल्क चल सके। कब तक हम ऐसे चलेंगे? कब आंखें खोलेंगे? कब ख्वाबे खरगोश के मजे लेना छोड़ेंगे और अपने पैरों पे खड़े होने की बात करेंगे? प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।